हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन भाग 12, जिसमें हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और अनादर्श विलयन में पॉजिटिव विचलन वाले और नेगेटिव विचलन वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पुरानी वाली वीडियो जो 11 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ नहीं देखी है, और मेनली आपने 11 नंबर वाली 11 नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है जो इससे जस्ट पहले अपलोड की थी, तो आपसे रिक्वेस्ट वो जरूर देखें, क्योंकि वहीं से आपको वाष्पदाब समझ में आएगा। ठीक है, और अगर नहीं देखिए तो पहले उस वीडियो को देखिए 11 नंबर वाली, देन आप इसमें मूव कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी विलयन होते हैं क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जिसमें राउल्ट के अकॉर्डिंग अब मैं बता रही हूँ विलयन को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे हमारी क्लास है, बच्चों की क्लास है। ठीक है, क्लास में दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो वो जो टीचर को फॉलो करेगा, टीचर की बातों को मानेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अच्छा है, आदर्श कहलाएगा। और एक बच्चे और कुछ बच्चे वो होंगे जो टीचर को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, मतलब वो क्या होंगे, अनादर्श, मतलब उस आदर्श को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी होती है। तो यहाँ पर विलयनों के लिए जो नियम दिया गया वो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था, राउल्ट का नियम। तो ऐसे विलयन जो क्या करेंगे, राउल्ट का नियम का पालन करेंगे। और किस पर, चाहे ताप कितना ही हो, सांद्रता कितनी ही हो। ठीक है, आपने 10 ग्राम नमक डाले हैं, 20 ग्राम नमक डाले हैं, या मतलब सोच लीजिए 10 ml इथाइल एल्कोहल डाले हैं, जितना भी आपने डाले हैं, सांद्रता कितनी हो विलयन की, ताप आप बढ़ाएं घटाएं जो भी रखें, हर कंडीशन में अगर राउल्ट के नियम का पालन करता है कोई भी विलयन, तो वो विलयन क्या होगा, आदर्श विलयन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आदर्श विलयन के, तो मैं आपको बता देती हूँ आदर्श विलयन कैसे पहचानेंगे। ऐसे दो विलेय और विलायक को आप मिला रहे हैं। ठीक है, तो विलेय और विलायक लगभग आकार में और उसकी संरचना में समानता होनी चाहिए, जैसे कि एन हेक्सेन एन हेप्टेन, आपको पता है दोनों एल्केन है। इसके अलावा इसमें कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बस अंतर एक है, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होगी, तो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, और बेंजीन और टोलुइन देखिए सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, बस इसमें बेंजीन रिंग के साथ एक CH3 आता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और CCl4 देखिए, CHCl3 CCl4 लगभग स्ट्रक्चर सिमिलर है, CH3OH CH2OH। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, केवल Cl और Br का डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर सेम। तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं आदर्श विलयन के। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने विलेय लिया है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में होगा उसको विलायक को A माना होगा, विलेय को B माना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी माने। हम पहले से ही विलेय को A मानते आ रहे हैं, इसलिए इसको भी A मान लिया। ठीक है, तो विलेय A है और विलायक को हमने B मान लिया। ठीक है, तो अब विलेय के कण जो है ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इनके बीच अट्रैक्शन होगा। मान लीजिए विलेय के जो भी कण आपने लिए हैं, जैसे हेक्सेन लिया है, तो ढेर सारे हेक्सेन के मॉलिक्यूल में आपस में कुछ आकर्षण होगा, तो मान लीजिए वो कुछ आकर्षण है। ऐसे ही बात करें ये विलायक, विलायक के कणों के बीच भी आपस में आकर्षण होगा, इनके बीच भी कुछ आकर्षण है। ठीक है, अब वो आकर्षण, जैसे कि हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं तो ये भी हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, इस तरीके से समझिए समान आकर्षण है। तो जो विलयन बनेगा, अब विलयन में क्या आ जाएंगे, विलेय और विलायक दोनों को मिला दीजिए, तो इसमें ग्रीन और ब्लू है ना, विलेय और विलायक A और B दोनों के कण हैं। तो अब दोनों के कण हैं, तो यहाँ पर A और B के बीच, ग्रीन और विलेय और विलायक के बीच जो आकर्षण होगा वो बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जैसा ए के बीच था या बी के बीच था। मतलब अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड था, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, इनके बीच हाइड्रोजन था, तो इनके बीच भी क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होना चाहिए। ठीक, अब ये तो हो गया आकर्षण की बात, मीन्स विलेय के कण ए और विलायक के कण बी में जो आकर्षण होगा वही आकर्षण विलयन में भी होना चाहिए, मिलने के बाद विलेय और विलायक के बीच, ए बी के बीच। ठीक है, अब यही मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए अब इनके अणुओं के बीच कुछ आकर्षण था, वीक था, जो भी था, तो इसने 5 कण बनाए, वाष्प के कितने बनाए, 5, तो वाष्पदाब भी उन 5 कणों के कारण होगा। वाष्पदाब मैंने पहले पढ़ा है, जितनी वाष्प बन रही है साम्यावस्था में जो भी वाष्प के कण होंगे वो दाब लगाएंगे। मान लीजिए 5 बना रहे, इसने भी बना दिए, इसने बना दिए 8 बना दिए। ठीक है, वाष्प के कण 8, ये 5 है, ये 8 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, अगर आकर्षण उतना ही है, ए बी के बीच बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं हुआ जितना पहले था इनमें
अभी भी उतना ही आकर्षण है, तो हम कहेंगे अभी भी 13 अणु ही वाष्प अवस्था में होंगे। तो वाष्प दाब इसका इसका समान ही तो हुआ, वाष्प जितनी इसने और इसने मिलाया है, मिलके बनाया है, उतना ही विलयन में जाने के बाद भी 13 कण यहाँ भी बन रहे हैं कुल, है ना। इसके अलावा दूसरा तरीका है प्रारंभिक आयतन। देखिए जो विलेय और विलायक का मिल के आयतन आएगा उसको कहेंगे प्रारंभिक आयतन, इस एरो से पहले, और एरो के बाद जो विलयन बन रहा है एक्चुअल में, ये तो हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो एक्चुअल में विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, अंतिम आयतन हो जाएगा V2। प्रारंभिक एंथैल्पी ऊष्मा, जो जब इन दोनों की बात करें तो जब आप इसको देखोगे कि कितना टेम्परेचर, कितना हीट है, ठीक है, ऊष्मा। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो ये विलयन बन रहा है इसकी ऊष्मा बराबर होनी चाहिए, H1 और H2, ये अंतिम ऊष्मा होगी। ठीक इसी प्रकार प्रारंभिक एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी आपको पता है किसी भी विलयन में, किसी भी तंत्र में या सिस्टम में वो देखते हैं कि कितना ज्यादा क्या है, गड़बड़ी है, अव्यवस्था है, या इसको कह सकते हैं डिसऑर्डर है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कुछ डिसऑर्डर थे, इसमें कुछ डिसऑर्डर थे, इसका कुछ एंट्रोपी था, इसका एंट्रोपी था, तो इसको मैंने S1 मान लिया, ठीक। अब एक्चुअल में मिला दो इन दोनों को, मिलाने के बाद आप फिर से चेक करेंगे कितनी अव्यवस्था, कितनी डिसऑर्डर इसमें है, वो मतलब उसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो कितना एंट्रोपी है वो हो जाएगा S2, ठीक है। तो अब इसको, तो इसे हम डिफाइन कर रहे हैं आकर्षण बल। मैंने आपको बता दिया है डायग्राम में कि विलेय के कणों के बीच या फिर विलायक के कणों के बीच अगर जो आकर्षण बल था विलेय के बीच या फिर विलायक के बीच, ठीक वही आकर्षण बल किसके बीच भी होना चाहिए जब दोनों को मिक्स कर दे रहे हो। किस किस को मिक्स कर दे रहे हो, विलेय और विलायक को। तो क्योंकि विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कण होंगे तो उनके बीच भी ठीक उतना ही आकर्षण होना चाहिए जितना पहले था, ठीक है। जैसे ए के बीच हाइड्रोजन बंध है, बी के बीच हाइड्रोजन बंध है, तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो विलयन में ए और बी के कण पाए जाएंगे, तो इनके बीच भी आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर इसमें वंडरवॉल बंध था, इसमें वंडरवॉल बंध था, तो मिक्स होने के बाद जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ए और बी, जो विलयन में दोनों कण हैं विलेय और विलायक के, इनके बीच भी क्या होना चाहिए, वंडरवॉल बंध ही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब पहले जो आकर्षण बल था और विलयन बनाने के बाद जो आकर्षण बल आया वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इस वजह से जितने वाष्प ये बना रहे होंगे कुल, उतना ही इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ भी वाष्प उतनी ही बनेगी, मतलब वाष्प दाब बराबर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं विलयन का वाष्प दाब। तो मैंने आपको डेफिनेशन में पहले ही बता दिया है कि ये आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो राउल्ट कहते हैं कि विलयन में विलेय है P1, इसका विलेय का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब होगा X1 P1 नॉट के बराबर, और ऐसे ही P2 जो विलायक है उसका आंशिक वाष्प दाब कितना होगा, X2 P2 नॉट के बराबर, और विलयन का कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़, ठीक है। आंशिक दाब विलेय का, आंशिक दाब विलायक का, तो ये आ जाएगा, मतलब अगर इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर आ रहे हैं, मतलब ये राउल्ट का नियम है, तो राउल्ट के नियम को अगर पालन कर रहा है बिल्कुल उतना ही मान आ रहा है जितना है, तो इसका मतलब है कि विलयन आदर्श है। इसके अलावा और क्या कंडीशन है, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, डेल्टा वी मिक्स का मतलब है जो शुरू वाला आयतन था, प्रारंभिक आयतन कौन सा होता है, विलेय और विलायक को जोड़ के जो आ रहा था, ठीक है। और V2 होता है वो आयतन जब सच में मिला देते हो, विलेय और विलायक को मिला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो हो जाता है अंतिम आयतन। तो क्या है, वो कह रहा प्रारंभिक आयतन, तो देखिएगा प्रारंभिक आयतन मान लीजिए 10 ये 5 ml था, ये 10 ml था, ऐसे सपोज कीजिए, ठोस नहीं ले रही हूँ अभी, ये 5 ml है और ये 10 ml है, विलायक ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज किया कि प्रारंभिक आयतन 15 होना चाहिए। अब एक्चुअल में दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद आपने दोबारा आयतन देखा इसका, तो अभी भी आयतन इसका 15 ही आ रहे हैं, मतलब प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन ये भी 15, ये भी 15, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है अंतिम में से प्रारंभिक को जब घटा देते हैं, डेल्टा मतलब आपको अंतर निकालना है। तो अंतिम आयतन है V2 माइनस V1, V2 भी 15 ही है और प्रारंभिक आयतन भी 15 ही है, तो दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब है जब दोनों को मिक्स कर देंगे V1 V2 तब भी डेल्टा V मिक्सिंग कितनी आएगी, 0 आएगी। तो समझ में आ गया होगा, डेल्टा V इक्वल टू 0 का मतलब है कि V1 और V2 का मान बराबर, दोनों 15-15 है, तभी 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आदर्श विलयन वो होते हैं जिसमें जो विलेय का कण है, जैसे कि NaCl है, अब उसको पानी में घोल रहे हो तो वो टूट जा रहे हैं, वियोजित हो जा रहे हैं ना। तो अगर ऐसा है, ऐसा विलेय है कि वो वियोजित हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो ऐसा
विलयन कभी भी आदर्श नहीं होगा, तो नमक और पानी का विलयन आदर्श नहीं होगा। इसके अलावा जैसे बेंजोइक अम्ल है, उसको आप बोल रहे हो बेंजीन विलायक में, तो बेंजोइक अम्ल को जब बेंजीन विलायक में घोलते हो तो बेंजोइक अम्ल के जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो डाइमर बना लेते हैं, द्विलक बोलते हैं, दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो अणुओं का संगुणन भी अगर हो रहा है तो ऐसा विलयन भी आदर्श नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्स इक्व टू जीरो, ठीक है, डेल्टा एच मिक्स इक्व टू जीरो मतलब पहले हमें देखना है प्रारंभिक ऊष्मा, प्रारंभिक ऊष्मा वो हो जी जो विलेय की मान लीजिए 2 है ऊष्मा और विलायक की है 8 है ऊष्मा, ऐसे मान लीजिए कि एक की 5 है, एक की है मान लीजिए 7 है, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। तो आपने सपोज किया कि H1 जो प्रारंभिक था वो कितना होना चाहिए, 12। अब वास्तव में दोनों को विलेय और विलायक को मिला देंगे, तो विलायक और विलेय को मिलाने के बाद ऊष्मा चेक करेंगे, ठीक है, ऊष्मा चेक करेंगे तो वो ऊष्मा अंतिम वाली ऊष्मा विलयन की ऊष्मा भी अगर 12 ही आ रही है, ठीक है, मतलब H1 और H2 का मान बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं डेल्टा H मिक्स इक्वल टू जीरो। डेल्टा H का मतलब होता है अंतिम H2 में से प्रारंभिक को घटा दो H1 को, तो H2 का मान है 12 और H1 का मान भी है 12, 12 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0, तो डेल्टा H मिक्स इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार तीसरा हम पढ़ेंगे वो है डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल्टा एस मिक्स वही है प्रारंभिक एंट्रोपी, मतलब जो विलेय के कणों की एंट्रोपी थी और विलायक के कणों की एंट्रोपी थी, आपने खाली इमेजिनेशन किया और कहा प्रारंभिक एंट्रोपी S1 होगी और वास्तव में दोनों को मिला दिया विलेय और विलायक को, तो हो जाएगी अंतिम एंट्रोपी, तो डेल्टा एस निकालेंगे, ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम अगर बराबर है S1 S2 का मान बराबर, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो डेल्टा मतलब अंतिम में से घटा दो प्रारंभिक को, S2 माइनस S1, तो अंतिम है 10 और प्रारंभिक है 10, 10 में से 10 गया 0, तो डेल्टा एस मिक्स कितना आएगा, 0। मीन्स आपको केवल ये इमेजिनेशन करना है कि प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक मतलब विलेय और विलायक वाला, और वास्तव में मिक्स करने के बाद जो विलयन बना है उनका मान बिल्कुल बराबर होना चाहिए, चाहे वो आकर्षण हो, आयतन हो, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो या फिर वाष्प दाब हो, हर कंडीशन में बराबर होना चाहिए। अब मैं आपको सिखाऊंगी ग्राफ बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है एक्स एक्सिस, ये जो दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस में आपको ड्रॉ करना है, लिखना है मोल प्रभाज, इस वाली लाइन में एक्स एक्सिस में आपने मोल प्रभाज लिखने हैं, ठीक है, यहां पर एक लाइन ऊपर को ऐसे खींच लेंगे दोनों साइड, क्योंकि एक विलेय और विलायक मिलके विलयन बनाते हैं, ठीक है, बीच में विलयन बन जाएगा, तो इस साइड को हम ले लेंगे विलेय, आप किसी भी साइड को लिख सकते हैं, विलेय का वाष्प दाब आ जाएगा और इधर लिख देना विलायक का वाष्प दाब, मतलब मोल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच खींचा जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है, ये विलेय का ये विलायक का, तो एक लेके चलते हैं, पहले हम लेके चलते हैं विलायक का, ठीक है, अब इसके मोल प्रभाज लिख लेते हैं, विलायक को हम मान रहे थे 2 और विलेय को 1, तो विलेय का मोल मान लीजिए x1 है, ठीक है, x1, विलेय के मोल मान लिए x1 क्योंकि ये 1 है, और विलायक के मोल यहाँ लिख दिए, विलायक के मोल है x2, तो 1 का मतलब है, 1 का मतलब आपने मैक्सिमम अमाउंट लिया है, मैं ज्यादातर 100% वाला ही मानती थी, बट आपकी बुक में 1 लिखा है तो मैंने सोचा 1 ही लिख दो, 1 को आप 100% मानना, मतलब इस आपने मान लीजिए 100 ml लिया है, ठीक है, x2, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे x2 का मान कम होगा और यहाँ पर x2 बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्यों होगा भी बताऊंगी। ऐसे x1 यहाँ मान लीजिए आपने 100% लिया, 1 को मान लो 100% लिया है, अब जैसे जैसे इधर को आते जाओगे इसके सीधे अमाउंट कम होता जाएगा और इस वाले बिंदु पे ये x1 का मान विलेय बिल्कुल शून्य हो जाएगा। चलिए, तो आपको अब इमेजिनेशन करना है, मैं यहाँ पर डायग्राम भी शो करते रहूंगी। मान लीजिए आपने x2, पहले हम 2 वाले विलयन की बात करें, मतलब जो कि क्या है, विलायक है, विलायक है, विलायक की मात्रा यहाँ 100% ली है, x2 कह रहे हैं, इसके मोल फ्रैक्शन है विलयन में, इसके विलयन के अंदर होते हैं ना विलेय और विलायक का अंश, तो मान लीजिए विलायक क्या है, विलायक x2 यहाँ आपने 100% लिया है, मान लीजिए 100 ml लिया है, मैं ऐसे समझा रही हूँ 100, जब बीकर भरा हुआ है केवल विलायक से, अभी कुछ मिक्स नहीं है विलायक से, तो आप मुझे बताइए कि विलायक जब मतलब पानी भर रखा आपने, 100 ml पानी ले रखा, तो वो बहुत सारी भाप बनाएगा, वाष्प ज्यादा बनाएगा, तो वाष्प दाब भी इसका ज्यादा होगा, तो जब केवल बीकर में विलायक है तो इसका वाष्प दाब बहुत ज्यादा होगा, तो ये मैंने लिख दिया P2 नॉट, ये बताया था ना नॉट, जब विलायक अकेला है, जब विलायक अकेला है तो क्या होगा, उस समय
उसका वाष्प दाब अधिकतम होगा, ठीक है, उसको दिखाएंगे P2 नॉट से, क्योंकि 100 ml लिया है। अब मैं बोल रही हूं कि धीरे धीरे आप क्या करेंगे, 100 ml में से 10 ml निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 90 ml। तो 90 ml कम वाष्प बनाएगा ना, 100 ml अधिकतम बना रहा था और अब मैंने 10 ml निकाल के फेंक दिया, तो कितना बचा, 90 ml। तो 90 ml विलायक कम वाष्प बनाएगा, तो वाष्प कम बनाएगा मतलब वाष्प दाब नीचे को गिर रहा है, तो हम ऐसे करके आएंगे। इसका मतलब है वाष्प दाब अब पहले की तुलना में थोड़ा घट गया है, देखिए, क्योंकि मोल भी ये है 100%, यहाँ आएंगे तो 90, ये 80 70, मोल भी कम हुए, मोल प्रभाज भी कम हो गए और वाष्प भी देखिए थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। फिर 10 ml और कम कर दो, 80 ml बचा, 80 ml का और कम वाष्प बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं, फिर 10 ml कम कर दो, 70 ml और कम वाष्प बनाएगा। तो देखिएगा अब आपने और कम थोड़ा सा और निकाल दिया, तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, उसमें से विलायक की मात्रा कम करते जाएंगे, ग्राफ नीचे आता जाएगा, मतलब वाष्प दाब भी कम हो रहे हैं और मोल भी कम हो रहे हैं, मोल भी इधर को जा रहे हैं ना, देखिए H2 यहाँ 100% था, यहाँ 0 हो गया, तो धीरे धीरे इधर को आते जाएंगे, तो यहाँ 100%, यहाँ 90%, 80%, 70, मोल फ्रैक्शन भी कम हो रहे हैं, मोल प्रभाज भी कम हो रहे हैं, और साथ साथ ग्राफ नीचे को आता जा रहा, मतलब वाष्प दाब भी कम हो रहा है। तो जब आप बीकर आपका खाली हो गया, ठीक है, जब आपका बीकर खाली हो चुका है, आपने 10 ml करके करते करते एक कंडीशन ऐसी आ गई, बीकर में जीरो ml बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो बीकर को आप गर्म करोगे, क्या वाष्प बनाएगा, नहीं। तो जब वाष्प ही नहीं बनाएगा तो वाष्प दाब भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आ गया, इस समय मोल प्रभाज भी विलायक के शून्य हो जाएंगे और वाष्प दाब बिल्कुल कॉर्नर में आगे नीचे आ चुका है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वाष्प दाब यहाँ पर 0, 10, 20 ऐसे करके समझिएगा ऊपर को। ठीक इसी प्रकार विलेय के वाष्प दाब को समझते हैं। अब मुझे पहले आप लोग बताइए, आप खुद सोचिए कि विलेय और विलायक लिए हैं, पानी और आपने लिया है एथिल अल्कोहल, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो मुझे बताइए वाष्प कौन ज्यादा बनाएगा, ऑब्वियसली विलायक ज्यादा वाष्प बनाते हैं। तो इसका जो, जब ये अकेला था, ठीक है, उस समय विलेय, क्योंकि विलायक की मात्रा भी तो ज्यादा होती है ना, मैंने पढ़ा था डेफिनेशन में कि विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा कम होती है, यही तो, इसी को तो विलेय कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है। तो विलायक की मात्रा भी ज्यादा थी, तो ये वाष्प दाब भी ज्यादा बनाएगा। ठीक उसी प्रकार विलेय की मात्रा थोड़ा कम है, तो मान लीजिए वो विलेय कितना है, केवल 50 ml है, विलेय कम होता है तो 50 ml है, तो ये वाष्प भी तो कम बनाएगा। तो जब ये मैक्सिमम अमाउंट था, मैक्सिमम अमाउंट 50 ml मान लो इसका, तो मैक्सिमम अमाउंट, अधिकतम मात्रा इसकी 50 ml थी बीकर के अंदर, तो उस समय जब ये अकेला है तो इसकी क्या होगा, वाष्प अधिकतम होगा, वाष्प दाब अधिकतम होगा, अधिक वाष्प बनेगी, वाष्प दाब भी अधिकतम होगा। लेकिन विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होगा, क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, वाष्प ज्यादा बनाते हो तो वाष्प दाब भी ज्यादा, विलेय की मात्रा थोड़ा कम होती है तो इसकी तुलना में वाष्प दाब कम। लेकिन अभी बीकर में केवल क्या है, विलेय है, तो इसको लिखेंगे P2 नॉट। ये मैंने आपको बताया था कि शुद्धतम अवस्था में इसका वाष्प दाब होता है P2 नॉट से दिखाते हैं, अभी ये अकेला है, ठीक है। आपने 50 ml लिया है, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है, 100% मान सकते हैं इसको, 100% है, 100% मतलब अधिकतम है, अधिकतम कितना लिया है, 50 ml, इससे कम होना चाहिए विलायक से। ये सारी चीजें विलियन की लिंक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको दिक्कत हो सकती है, वरना जिसने सीरियल वाइज देखी है उसको तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 50 ml आपने लिया है, अब मैंने बोला 50 ml से 10 ml निकाल के बाहर फेंक दो, कितना बचा, 40 ml। 40 ml मतलब थोड़ा सा मोल प्रभाज कम हो रहा है, ये मान लीजिए 100% था, 80, ये 90 हो जाएगा, 80, 60 कम होता जा रहा है इधर को, यहाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आपने देखा जैसे आपने थोड़ा सा अमाउंट कम किया, थोड़ा सा 10 ml निकाल दिया, केवल उसमें 40 ml बचा, तो 40 ml कम वाष्प बनाएगी, 50 ml ने अधिकतम बनाए, 40 ml थोड़ा सा कम वाष्प बनाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर आपने 10 ml और कम कर दिया, 30 बचा, 30 ml और कम वाष्प बनाएगा, तो ये ग्राफ धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बीकर खाली हो गया, इस पॉइंट पे देखिएगा, इस पॉइंट में बीकर खाली हो चुका है, तो मतलब X1 जो है विलेय था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, 0 हो चुका है। तो बीकर अगर खत्म हो चुका है, बीकर में कुछ बचा ही नहीं है, क्या वो वाष्प बनाएगा, नहीं, तो उस समय वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, एकदम शून्य, वाष्प भी शून्य और मोल प्रभाज भी शून्य। तो देखिएगा कंडीशन क्या हो रही, यहां पर 100 ml लिया है, यहां पर 50 ml लिया है, ठीक है। हम आपस में इधर को आ रही है, इधर को आ रहे हैं, मतलब विलायक की मात्रा इधर को कम हो रही है, विलेय की मात्रा इधर को कम हो रही है। इसका मतलब है ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं ना,
x2 इधर को आ रहा है, x1 इधर को आ रहा है, इसका मतलब है विलेय और विलायक को मिक्स करते जा रहे हैं हम। समझिए उस कंडीशन को, विलेय और विलायक को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है विलियन का होता है, तो ये वाला जो ग्राफ है पिंक कलर का, ये है विलियन का एक घटक। कौन सा वाला घटक? जो जिसे हम कहते हैं विलायक, ये पिंक वाला है विलायक के लिए। ये तो शुद्धतम अवस्था में, अभी कोई मिक्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्राफ यहाँ से इधर को आना शुरू करेंगे मतलब ये विलियन में मिल चुके हैं, और यहाँ पर ये शुद्धतम अवस्था में है, जैसे जैसे हम इधर को आएंगे मतलब ये मिक्स हो चुका है। मतलब इस लाइन से जैसे ये थोड़ा सा ग्राफ इधर को आएगा, इस लाइन से इधर को आएगा, मतलब ये विलियन में मिक्स हो चुके हैं। तो ये वाला ग्राफ अगर बात करें, ये है विलियन का वो घटक जिसे हम कहते हैं क्या? विलायक। तो इसको, इसके वाष्प दाब को हम दिखाते हैं P2 से, और P2 इक्वल टू क्या था? x1 P1 नॉट था। ऐसे ही अगर विलेय की बात करें, ठीक है, ये तो सॉरी ये P1 था, ठीक है। ऐसे अगर विलेय की बात करें तो विलेय का विलियन, किसी विलियन के अंदर विलेय का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसे किससे दिखाते हैं? P1 से। और P1 का मान किसके बराबर होता है? x1 P1 नोट। ये मैं पहले बता चुकी हूँ राउल्ट के नियम में, इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया विलियन के अंदर विलेय का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, और ये हो गया विलायक का आंशिक वाष्प दाब। तो विलियन का जो हम PS लिखते हैं ना, PS होता है P1 प्लस P2, यही तो लिखते हैं। विलियन बनता है विलेय प्लस विलायक के आंशिक दाब से। तो उसे कहाँ से दिखाएंगे? तो इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे तो विलियन का बन जाएगा। तो देखिएगा, इस P1 नॉट विलेय के आंशिक विलेय के वाष्प दाब को P2 नॉट इससे मिला देंगे, तो ये ग्राफ, ये वाली लाइन आ जाएगी विलियन का आंशिक वाष्प दाब, सॉरी विलियन का कुल दाब। आंशिक नहीं होगा, आंशिक विलेय और विलायक का होता है, क्योंकि वो दो थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। ये विलियन का आ जाएगा, विलियन का कुल दाब, और इसका मान हो जाएगा PS विलियन का कुल दाब इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 का मान लिख भी सकते हैं x1 P1 नॉट, और P2 का मान हो जाएगा x2 P2 नॉट। तो आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया हो। तो आज की वीडियो में हमने आदर्श विलयन पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे अनादर्श विलयन की, और अनादर्श विलयन में हम धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दोनों पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।